हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से सीए इंटर की तैयारी कर रहे हो। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 4, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी डाल चुका हूँ और उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे अपलोड करे गए हैं। सो प्लीज चेक दिस प्लेलिस्ट वंस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बच गए थे प्रैक्टिकल सम्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इलस्ट्रेशन नंबर 18 और सॉल्यूशन नंबर 11, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 18 को हमने लिंक किया था किससे, क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस एक सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बना के एक साथ पढ़ा के एक वीडियो मैंने आपके लिए अलग से बना दी थी विच इज पार्ट 3। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओगे, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारा है। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने जो नोट्स है, ये वाले जो नोट्स है, इसमें मैंने सारे सॉल्यूशंस आपके लिए लिख दिए हैं जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारे नोट्स जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फॉलोइंग डेटा हैज बीन अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट। एनुअल कैश इनफ्लोज है 1 लाख, यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू है 0। ठीक है, कैश इनफ्लोज, एनुअल कैश इनफ्लोज का मतलब हो गया हर साल हमें 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलते रहेंगे जितने साल इस प्रोजेक्ट की लाइफ है। लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12% का और इसने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.064। ठीक है, तो थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है। तो आई होप यू रिमेंबर, जो हमने नोट्स पढ़े थे वहां पे जाके मैं आपको दिखा देता हूं। हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि पीआई क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर इसको डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, जो भी आपके कैश इनफ्लोज होंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं अपने करंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे पीआई की बात करें तो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालनी पड़ेगी हमें। बट आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वी नीड डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है इसमें? नहीं, क्वेश्चन ने तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है, बट क्वेश्चन ने हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। क्या दिया हुआ है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम यूज कर सकते हैं एज अ डिस्काउंटिंग रेट? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, बिकॉज आपको पता है एट IRR आपके जो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, IRR पे आपका जो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। जब मैंने IRR पढ़ाया था तो आपको बोला था कि हम जो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि एट IRR आपका जो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, जो कैश इनफ्लोज जो है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आपको पता है जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, जब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, तो एट एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस
इनिशियल माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से आपका एनपीवी कैलकुलेट होता है। अब जब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा इसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, इसमें से माइनस करेंगे तो लास्ट में बचना क्या है आपके पास, एनपीवी जीरो ही बचना है। एनपीवी क्या आना है आपके पास, जीरो आना है। ठीक है, तो आईआरआर को क्या हम यूज कर सकते हैं क्या, या बाकी एनपीवी वगैरह निकालने के लिए एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। आईआरआर तो इन इटसेल्फ इट्स अ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो गलती से भी इसको मत यूज करना एज अ डिस्काउंटिंग रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्या क्या निकाल के देना है हमें, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल के देना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के देना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देना है और पेबैक पीरियड निकाल के देना है। ठीक है, इसने देखो डिस्काउंटिंग रेट हमसे पूछ ही लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डिस्काउंटिंग रेट निकाल के देना है, और इसने पीवी फैक्टर्स एट डिफरेंट रेट्स आर गिवन बिलो, अलग अलग रेट पे इसने पीवी फैक्टर दिया हुआ है, 12%, 11%, 10% एंड 9%। ठीक है, तो आपको पता है जब सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप ऑफ है तो अच्छा है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना इसको। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है आपका एट आईआरआर जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो अगर क्या मैं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लेता हूं एट आईआरआर, तो क्या मैं बोल सकता हूं वही मेरा क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये बोलते हो कि आईआरआर जो कि आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है, उस पे आप बोलते हो कि आपका जो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, क्या मेरे पास क्वेश्चन में कैश इनफ्लोज है, यस, कितने ईयर्स के लिए वो भी है, यस, आईआरआर की रेट है, यस, तो क्या मैं डिस्काउंटिंग करके इसका मैं निकाल सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू, क्या मैं डेफिनेटली इसका सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल सकता हूं, यस। तो अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दैट विल बी इक्वल टू माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली। तो यहां पे मेरा पहला आंसर आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, देखो हर साल इक्वल इक्वल कैश फ्लोज ही होना है, तो हमें टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम पीवीएएफ लेके कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 12%, आईआरआर कितना है 12%, और आपको 4 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इन चारों को ऐड करते हैं। सिंस आपका कैश इनफ्लोज हर साल सेम है तो हम पीवीएएफ से भी कर सकते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है जब मैं नोट्स पढ़ा रहा था। तो इन चारों का टोटल करेंगे 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 लाख से। तो यही मैंने आपको किया है। एट आईआरआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू इनिशियल आउटफ्लो। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट 12%, तो पीवीएएफ ले लिया 12% 4 ईयर्स के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, और वो जो 4 दिए हुए थे ना डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, सबका टोटल करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से। तो कितना आया 3,03,800, कितना आया आपके पास 3,03,800। तो आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा 3,30,000, 3,03,800। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड इसने पूछा है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड इसने क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, देखो आपको पता है कि इसने हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया हुआ है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या पीआई का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यस। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो कैलकुलेट कर ही लिया है, और पीआई हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो क्या हम बैलेंसिंग फिगर से पीआई यहाँ रख के और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रख के क्या हम सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.064 आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 3,03,800 यहाँ पे लिखा। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना आया
3,23,243.2, 3,23,243.2। सो ये आपका वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस है जो आपका डिस्काउंटिंग रेट पर आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपने सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला है ना, ये कौन सा कैश इनफ्लो होगा जो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करके निकालते, ये वो वाला सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, लाइक PVAF ले लेता हूं, एक्स रेट मान लेता हूं, और 4 ईयर्स के लिए अगर मैं इसके डिस्काउंटिंग करता हूं तो 3,23,243.2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3,23,243.2। ठीक है, तो मेरे पास हर साल के कैश इनफ्लोज तो है ही, और बेटा आपको पता है क्वेश्चन ने हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर की एक टेबल भी दी हुई है, तो हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाता है इस केस में। कैसे हो जाता है? आपको सिर्फ क्या करना है, सबका PVAF करके 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, और जिसका भी आंसर आपका 3,23,243.2 आ गया, वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा, डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया फिर तो सबसे पहले टोटल करिए आप 0.901, मैं भी आपके साथ करता हूं, तो सब मेरे साथ टोटल करेंगे यहाँ पे 0.901 प्लस 0.812 प्लस 0.731 प्लस 0.659, कितना आ रहा है? 3.103। कैलसी लेके बैठिए बेटा, कैलसी में करते रहिए सब, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो कितना आएगा? 3,10,300। ठीक है, तो क्या ये 3,23,243 आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये वाली रेट तो नहीं है 11%। अब 10% वाला करके देखते हैं, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683, 3.169 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तो इस 3,16,900 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली रेट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कितना आना चाहिए? 3,23,243। 9% वाला करके देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट बचा है, और होपफुली ये हो जाना चाहिए। 0.842, 0.772 और 0.708, कितना आया? 3.239, और मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख करते हैं तो कितना आया? 3,23,900। ठीक है, 3,23,900। अब हमारा कितना आ रहा है? 3,23,243.2। तो बेटा ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये पता है क्यों आ रहा है? ये आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 फिगर ही कंसिडर करे हैं। कितने फिगर कंसिडर करे हैं? 3 ही नंबर्स लिए। अगर हम इसके आगे डेसिमल में जितने लिखे हुए थे पूरे फिगर लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा फिगर भी मैच होगा। बट सिंस ICAI ने भी अज्यूम कर लिया है कि इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, तो आप भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन में जाके देखोगे तो ICAI खुद बोलता है कि यार इतना डिफरेंस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भी 9% ही कंसिडर करा है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा? 9%। कैलकुलेशन आप यहाँ पे दिखा दोगे और लास्ट में अप्रोक्स जरूर लिख देना बेटा। ठीक है, तो हैंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब तो सिंपल सा हो गया बेटा। अब आपको नेक्स्ट क्या पूछा है इसने? एनपीवी पूछा है। एनपीवी आपको पता है एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला था क्या? यस, यहाँ पे सेकंड में सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 3,23,243 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने पहले वही कैलकुलेट किया था 3,03,800। तो 3,23,243.2 माइनस 3,03,800 कितना आ जाएगा आपका? 19,443.2 विल बी योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी हो जाएगा। और लास्ट में इसने हमसे क्या पूछा है? पे बैक पीरियड। और आपको पता है अगर पे बैक पीरियड का क्वेश्चन आता है और हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लोज है, एनुअल कैश इनफ्लोज वो अगर इक्वल है हर एक साल में, है ना, यूनिफॉर्म है, तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सीफैट। मतलब कितने सालों में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में कितना आया था हमारा? 3,03,800। और एनुअल सीफैट आपको पता है 1 लाख हम हर साल कमाने वाले हैं। सीफैट मतलब कैश फ्लो। ठीक है, एनुअल सीफैट का मतलब हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख हम कमाने वाले हैं, तो 3,03,800 डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना आ जाएगा? 3.038 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, अदरवाइज मे भी कहीं अटक सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट वॉज अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशंस वगैरह करनी थी, तो इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क कर लेना। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लॉकवुड लिमिटेड वॉन्ट्स टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास एक ओल्ड मशीन है और आपको इसको रिप्लेस करना है किससे, एक नई ऑटोमेटिक मशीन से। इसका मतलब इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, ठीक है। बोल रहा है 2 मॉडल्स A एंड B आर अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच। तो इसका मतलब क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास एक ऑलरेडी ओल्ड मशीन है, ठीक है, इसको आप क्या करना चाहते हो, मॉडल ए से रिप्लेस करना चाहते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सिर्फ मॉडल ए से रिप्लेस नहीं करके किससे रिप्लेस कर सकते हो, मॉडल बी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ओल्ड मशीन को मॉडल ए से भी रिप्लेस किया जा सकता है और मॉडल बी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। और क्वेश्चन बोलता है मॉडल ए की कॉस्ट भी आपकी कितनी है, 5 लाख है, और बी की कॉस्ट भी कितनी है, 5 लाख है। दोनों की कॉस्टिंग जो है वो सेम है, ठीक है, जो कॉस्ट लगेगी। सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज 1 लाख। आपको जो ऊपर सेल्वेज वैल्यू है ओल्ड मशीन की, इसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 लाख की इसकी सेल्वेज वैल्यू दी हुई है। अब चलिए आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, द यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल ए। बोल रहा है हम जो मॉडल ए में जो यूटिलिटीज़, मतलब सपोज हम बैटरी का एग्जांपल ले लेते हैं, हम मॉडल ए में एक बैटरी यूज़ कर रहे थे और उस बैटरी को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं नए वाले मॉडल में अगर हम मॉडल ए परचेज करते हैं, ठीक है। द यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल ए। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज्ड इन दिस केस विल बी 1 लाख। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप ओल्ड मशीन को मॉडल ए से रिप्लेस करते हो तो आपका 5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा आपका क्या लगेगा, इसके अलावा आपको यूटिलिटीज लेनी पड़ेगी जो उसको चलाने के लिए लेनी पड़ेगी आपको मशीन, अदरवाइज वो मशीन चलेगी नहीं। तो 1 लाख रुपए के आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का जो यूटिलिटीज इसमें लगेगा वो आप किसकी यूज कर लोगे, ओल्ड मशीन की यूज कर लोगे, ठीक है। इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल बी, ठीक है, 2 मॉडल थे ना, इफ द कंपनी परचेजेस मॉडल बी देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज विल हैव टू बी रिप्लेस विद द न्यू यूटिलिटीज कॉस्टिंग 2 lakhs। देखो ये बोल रहा है अगर आप मॉडल ए लोगे तो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज को आप मतलब बैटरी को आप यूज कर सकते हो जो ओल्ड मशीन में लगी हुई है, बट अगर मॉडल बी लोगे ना तो वो वाली बैटरी आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको नया बैटरी लेना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा। तो वो नया बैटरी आपको लगेगा 2 लाख का। तो इसका मतलब इसमें यूटिलिटीज का खर्चा मॉडल ए में 1 लाख का था, बट मॉडल बी में यूटिलिटीज का खर्चा कितना है, 2 लाख का है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटीज विल बी 0.20 lakhs। और बोल रहा है जो आपका जो यूटिलिटीज आप ओल्ड मशीन से लेके मॉडल ए में लेके आ रहे हो ना, अगर वो लेके नहीं आते और आज के दिन ही उसको निकाल देते तो उसकी सेल्वेज वैल्यू है 20,000। 0.20 lakhs मतलब 20,000। ये क्या है, सेल्वेज वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज की क्या है, सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। द कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी। कैश फ्लोज बोला है कितने सालों के लिए दिया है हमें, 5 सालों के लिए दिया हुआ है। बोल रहा है अगर आप मॉडल ए लोगे तो ये वाले कैश इनफ्लोज होंगे और लास्ट में सेल्वेज वैल्यू बचेगी मॉडल ए की कितनी, 50,000। अगर आप मॉडल बी लेते हो तो ये कैश फ्लोज आपके होंगे और लास्ट में आपकी सेल्वेज वैल्यू बचेगी 60,000। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 15% की रेट पे 0.870, 0.756 ये सब आपको दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। द टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें दिए ही हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द 2 मशीन सेपरेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो एनपीवी निकालना है दोनों मॉडल ए और मॉडल बी के लिए, ठीक है।
उसके बाद में बोला है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल के दो, और उसके बाद में बोला है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। डिजायरेबिलिटी फैक्टर आपको मैंने नाम दिखाया था पहला क्वेश्चन जब मैं करवा रहा था, तो भी मैंने आपको दिखाया था कि डिजायरेबिलिटी फैक्टर और कुछ नहीं है, वही आपका क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तीन चीजें, एनपीवी निकाल के दे दो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल के दे दो, और डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकाल के दे दो, और हमें बता दो स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सेलेक्टेड, कौन सी मशीन हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा एनपीवी निकालते हैं, और एनपीवी पता है आपको कैसे निकलती है। एनपीवी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और आउटफ्लोज को माइनस कर दो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी निकाल के आए थे। तो सबसे पहले हम आउटफ्लो निकाल के ही खत्म कर देते हैं। तो आउटफ्लो में देखते हैं क्या क्या हमारा लगा। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें मॉडल ए लो चाहे बी लो, हमें 5 लाख और 5 लाख की कॉस्टिंग तो आनी ही आनी है। उसके अलावा यूटिलिटीज परचेज करनी पड़ेगी 1 लाख की और 2 लाख की। ठीक है, 1 लाख और 2 लाख की यूटिलिटीज लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप मॉडल ए लेते हो, उसके अलावा अगर आप मॉडल ए लेते हो तो आपको पता है आपको ओल्ड मशीन तो बेचनी पड़ेगी। अरे अगर आप इसको रिप्लेस कर रहे हो ओल्ड मशीन को ए और बी से, चाहे ए से रिप्लेस करो चाहे बी से रिप्लेस करो, आपकी ओल्ड मशीन तो बिकेगी ही बिकेगी। और जब वो ओल्ड मशीन बिक जाएगी तो आपके पास क्या 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे क्या। इसका मतलब 1 लाख रुपए यहाँ पे नेगेटिव में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इनफ्लो हो रहा है और हम आउटफ्लो की कैलकुलेशन कर रहे हैं। चाहे आप मॉडल ए लो चाहे मॉडल बी लो, आपको 1 लाख और 1 लाख तो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज थी हमारे पास, जो पहले वाली बैटरी पड़ी थी, अगर उस बैटरी को भी मैं मॉडल ए लेता हूं तो उस बैटरी को मैं यूज कर पाऊंगा, और अगर यूज कर पाऊंगा तो उस बैटरी को मैं सेल नहीं करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं मॉडल ए ले लेता हूं तो जो पुरानी वाली बैटरी मेरी पड़ी थी वो बैटरी मैं यूज कर लूंगा मॉडल ए के साथ में, तो उस बैटरी को क्या मैं सेल करूंगा और क्या मुझे 20,000 रुपए रिसीव होंगे। आंसर इज नो। इसका मतलब इसकी सैल्वेज वैल्यू यहां पे 0 आएगी। ठीक है, बट अगर मैं मॉडल बी लेता हूं तो मैं तो पूरा का पूरा नया यूटिलिटी लेके आ रहा हूं। इसका मतलब ओल्ड यूटिलिटी को मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे 20,000 यहाँ पे नेगेटिव में दिखा दिया। तो अब कैलकुलेट कर लो 5 लाख 6 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लैक्स के आपके आउटफ्लो आ जाएंगे पहले केस में अगर मॉडल ए लेते हो, और यहाँ पे 7 लैक्स में 6 लैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,80,000 के आपके आउटफ्लो आ जाएंगे। और इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके भी दे दी है। कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, मॉडल ए लो और मॉडल बी लो। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखा 5 लैक्स, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज लिखा 1 लाख और 2 लाख, फिर सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन को माइनस किया दोनों केसेस में, और सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज को माइनस कर दिया यहाँ पे सिर्फ मॉडल बी के केस में। तो आपने आउटफ्लो कैलकुलेट कर लिया 5 लैक्स और 5,80,000। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको मॉड्यूल से रेफर करने के लिए बोला है, क्योंकि बेटा अब कुछ करना नहीं है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसकी, कैश इनफ्लोज की। तो सिंपल सा है, यहाँ से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, 1 लाख 5 ऐसे 5 एक ईयर का कॉलम बनाना है एज इट इज 1 2 3 4 5, फिर 1 लाख 1,50,000 1,80,000 2 लैक्स 1,70,000 में, लास्ट में 5वें साल में आपको सेल्वेज वैल्यू भी रिसीव होने वाली है, तो 1,70,000 में 50,000 भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल कैश फ्लो 5th ईयर में कितने हो जाएंगे, 2,20,000 के हो जाएंगे। सिमिलर कैश इनफ्लोज आप बी के भी इसी टाइप से लिख लोगे। लास्ट में 5th ईयर में कैश इनफ्लोज कितने आएंगे, 1 लाख आएंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है, हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में टोटल कर लेना। ठीक है, जो भी टोटल आएगा उसमें से आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे 5 लाख और 5,80,000, उसको माइनस कर दोगे तो आपका एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार मैं आपको आंसर में दिखा देता हूँ। ये मैंने किया नहीं है क्योंकि ये करने वाली चीज़ नहीं थी बेटा, हमें नोट्स को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको ईजी होगा पढ़ने में भी। तो सबसे पहले 5 लाख और 5,80,000 कैलकुलेट किया। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जैसे किया है, ये जीरो वाला कॉलम मत बनाओ आप। ठीक है, एक ही फॉर्म रखो कि आपने अलग से आपने कैश आउटफ्लो निकाल लिया ना, बस जीरो वाले कॉलम को रहने दो। 1 2 3 4 और 5 और लास्ट में सेल्वेज वैल्यू, यहाँ पे अगेन आप 5 लिख के काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैश फ्लोज लिखे, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखे और इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यूज आई। अगेन मशीन बी मतलब मॉडल बी की बात की तो सेम कैश फ्लोज लिखे, जीरो वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है। उसके बाद में डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकाली, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया
उसके बाद में आपका जो भी आया उसमें से माइनस किसको कर देंगे, 5 लाख को और 5,80,000 को। ठीक है, तो आपका एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। कितना कितना आएगा एनपीवी, मॉडल ए का आएगा 42,580 और मॉडल बी का आएगा 18,140। ठीक है, तो दोनों के एनपीवी आपकी पॉजिटिव ही आ रही है, बट ज़्यादा किसकी आ रही है, मशीन ए की। तो एज पर एनपीवी मेथड आप कौन से मशीन को चूज़ करोगे, कौन से मॉडल को चूज़ करोगे, आप मॉडल ए को चूज़ करोगे। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, दूसरा इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आई गेस, यस, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसका पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिया है, क्योंकि बेटा इस कैलकुलेशन को करने के पीछे एक पर्पस है मेरा। वैसे तो ये कैलकुलेशन एनपीवी से भी इजी है, बट ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए करके दी है क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना है तो आपको पता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और पेबैक पीरियड दो चीज़ें होती है। ठीक है, पेबैक पीरियड में दो केसेस हमने देखे थे नोट्स के अंदर, कि एक तो कैश फ्लोज यूनिफॉर्म हो। कैश फ्लोज अगर यूनिफॉर्म होते हैं तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल सीफेट करके हमने पेबैक पीरियड निकाल लिया था। ठीक है, एक हमने देखा था जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं हो तो हमने क्या करते थे, हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते थे और उसके बाद में इस तरीके से कुछ काम करते थे। ठीक है, यही सेम केस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में भी अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है। ये रहा आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर आपके पास कैश फ्लोज दिए हुए और वो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड पेबैक निकाल रहे हो ना, तो सबसे पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालने हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से, फिर जो आएगा उसका क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल के हमें नीचे ये काम करना है। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि लास्ट में सैल्वेज वैल्यू भी है। तो कैश फ्लोज लिख लिया मॉडल ए का 1 लाख, 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 1,70,000 और 50,000, जो कि हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही वाला लिखा है। ठीक है, सिमिलरली कैश फ्लोज लिख लिए, मॉडल बी के भी लिख लिए। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लिख लिया। ठीक है, तो मॉडल ए का जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये वाले वैल्यूज आपके आए और उसके बाद में मैंने इसका क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लिया, किसका, ए का। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगा, एज इट इज 87,000 लिख दिया सबसे पहले, फिर 87 में 1,13,400 ऐड किया तो इतना आया, फिर 200 400 में 1,18,440 ऐड किया तो 3,18,840 आया, फिर इसमें मैंने 1,14,400 ऐड किया तो 4,33,240 आया। ऐसा अगेन किया, 84,490 ऐड किया तो 5 लाख। और 5वें साल में आपको पता है एक और चीज़ है, तो दोनों को ही ऐड करेंगे, 84,490 और 24,850, तो कितना आया 5वें साल का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना आया, 5,42,580। सिमिलरली बी के कैश फ्लोज लिखे, बी के कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आए और उसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये टेबल आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस टाइप से बनी हुई है। फिर तो कुछ नहीं है, आपको अब पेबैक पीरियड निकाल के देना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो मॉडल ए की बात करते हैं। मॉडल ए का हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना था, 5 लाख। हमें देखना है कि 5 लाख कितने सालों में रिकवर हो जाएगा, 5 लाख कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 तक की पहुँचे, फिर 2 लाख तक की पहुँचे, फिर 3,18,000 तक की पहुँचे, फिर 4,33,240 में ही पहुँचे चौथे साल के एंड तक, और 5वें साल में हम 5 लाख से ऊपर निकल गए हैं। 5वें साल में इन द 5th ईयर हमने 5 लाख को एक्सीड कर दिया। इसका मतलब हमारा जो पेबैक पीरियड है, हमारा जो 5 लाख है वो कहाँ आएगा, समवेयर इन बिटवीन 4 and 5 ईयर्स, है ना, 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर मॉडल ए के लिए पेबैक की बात करनी है तो 4 साल तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले 4 ईयर्स लिख लिया। 4 ईयर्स तो आना ही आना है। उसके अलावा हमें और कितने पैसे लेके आने हैं, 5 लाख माइनस 4,33,240, करो कितना आता है, 5 लाख माइनस 4,33,240, तो आपका आएगा 66,760। 66,760 और लेके आने हैं। और 4 से 5th ईयर में जाने के लिए हमने कमाया कितना, कमाया इतना बेटा, 5,42,580 माइनस 4,33,240, 5,42,000
480 माइनस 4,33,240 आता है 1,09,240, 1,09,240। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, हमें 66 जो हमारा आया था ना वो कितने में से रिकवर करना है, 1,09,240। तो इससे फॉर्मूला टाइप लिख दिया इस तरीके से और इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4.61 ईयर्स। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो हमें कितना रिकवर करना है, 5,80,000। ये सब डिटेल में समझाया हुआ बेटा है, जब नोट्स पढ़ाया हुआ है ना, एकदम डिटेल में समझाया हुआ है और आई होप आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा। मॉडल बी की अगर बात करें, मॉडल बी में हमें कितना रिकवर करना है, 5,80,000। तो 5,80,000 यहाँ तो हम 548 तक ही पहुंचे, फिर हमने 580 को एक्सीड कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, 5,80,000 को एक्सीड कर दिया। तो 5,80,000 एक्सीड हुआ 5th ईयर में, इसका मतलब 4 ईयर तो आने ही आने हैं, तो +4, सबसे पहले 4 ईयर्स प्लस लिखा है यहाँ पे, और हमें 5,80,000 माइनस 548 440, मतलब जितना और रिकवर करना है और डिवाइडेड बाई 5th ईयर में जितना कमाया, 5,98,140 माइनस 548 440, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 4.63 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन में मुझे जो आपको समझाना था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में, वो ये चीज़ है बेटा, मैं इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू भी कंसिडर कर रहा हूँ डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए। क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सैल्वेज वैल्यू। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 5,48,440 तक जाओगे, यहाँ पे 5,48,440, 5,48,440 अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं सिर्फ कैश फ्लो वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर इसमें ऐड करता हूँ 19,880, तो आ रहा है आपका 5,68,320। कितना आ रहा है, 5,68,320। तो 5,68,320 जो है वो तो आपका 5,80,000 की कॉस्ट से भी कम हो गया है। 5,80,000 की कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही है 568,320 से, तो पेबैक पीरियड तो निकल ही नहीं पाएगा फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन? आपका रिकवर कितना करना है, 5,80,000, और सिर्फ कैश फ्लोज की अगर बात करें तो उससे आ रहा है मेरा 5,68,320, तो 11-12 हज़ार का फर्क आ जाएगा, तो मैं तो रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा, और रिकवर नहीं कर पाऊंगा तो पेबैक पीरियड निकल ही नहीं पाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे साथ में क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सैल्वेज वैल्यू भी कंसिडर करनी पड़ेगी। और अगर हम मॉडल बी के लिए सैल्वेज वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉर मॉडल ए भी हमें सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करके ही काम करना है, जो कि हमने करा है। आई होप आप प्रॉब्लम समझ गए हो क्वेश्चन में, क्यों हमने सैल्वेज वैल्यू डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हुए ली है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपके लिए नोट भी डाल दिया यहाँ पे। वी नीड टू कंसिडर सैल्वेज वैल्यू ऑल्सो फॉर मॉडल बी एज वी डू नॉट कंसिडर दैट as if we do not consider, then total recovered cash flows comes at 548,440 plus 19,880, 568,320, which is less than the project's cash outflow, which is 5,80,000. But keep in mind that if you are considering salvage value for model B, then also consider for model A to make the results comparable. In short, consider salvage value when you calculate present value of cash inflows. ठीक है, तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और उसके बाद में लास्ट में आपको एक पूछा था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। क्या पुट करना है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपने एनपीवी कैलकुलेट करते टाइम निकाल लिया होगा, है ना, एनपीवी कैलकुलेट करते टाइम निकाला होगा, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख और 5,80,000, बस डिवाइड ही तो करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर में ले जाके, सेकंड में जो आपका ये वाला डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, 5,42,580 कहाँ से आया बेटा, 5,42,580 आपका ये वाला। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव निकाला, तो एक दोनों काम कर सकते हो, या तो इन कैश फ्लोज को जो आपने ऊपर टेबल बनाई थी, इसको तो हमने बनाया ही नहीं था ना जीरो वाले कॉलम को, सिर्फ इन कैश फ्लोज का टोटल करोगे तो भी आपका इतना आ जाएगा 542,580, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। इसी तरीके से आप मशीन बी का भी कर लोगे। अब हमें डिसीजन देना है बेटा, कौन सी मशीन को, कौन से मॉडल को हमें चूज करना चाहिए। ठीक है, तो रिप्लेस, अब क्वेश्चन ने हमें बोला है कि, एक बार देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि
स्टेट विच ऑफ द मशीन इज टू बी सेलेक्टेड। इसका मतलब क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है क्या हमें रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है हम रिप्लेस तो करने ही वाले हैं, हमें क्या बताना है कौन सी मशीन से हमें रिप्लेस करना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें आंसर क्या देना है, कौन से मशीन से हमें रिप्लेस करना चाहिए। तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा आ जाएगी बेटा उससे रिप्लेस कर देंगे, जिसकी एनपीवी ज़्यादा आ जाएगी उससे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर देखें तो हमारे इसमें एनपीवी किसकी ज़्यादा आई थी, एनपीवी आई थी मॉडल ए की, तो मॉडल ए से रिप्लेस करना चाहिए। बट एक बार डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देखते हैं किसका ज़्यादा और कम है। आपको पता है जिसका जितना कम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा, जितना जल्दी आप अपना रिकवर कर लोगे इन्वेस्टमेंट जो है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सबसे कम किसका है, ए का ही है 4.61 ईयर्स। और डिजायरेबिलिटी फैक्टर आपको पता है जिसका जितना ज़्यादा होगा, जितना मल्टीपल होगा कैश इनफ्लोस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, वही ज़्यादा बढ़िया और मॉडल ए का ही है। इसका मतलब हमें इसको रिप्लेस किससे करना चाहिए, मॉडल ए। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस NPV of a model A is greater than NPV of model B, also discounted payback period is less than of model B, and also profitability index is higher than model B, है ना, which is 1.08. So it is better to choose model A for the replacement. ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। कैच क्या है बेटा, क्वेश्चन में कैच एक ही है, दैट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, कि उसमें आपको सैल्वेज वैल्यू भी कंसीडर करनी है। बाकी एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का थीम यहाँ पे समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक सिंगल वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। जैसे अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की 1 या 2 वीडियो बनाएंगे। और फिर जो क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक होते रहेंगे ना, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, संक कॉस्ट हो गया, अलग अलग 2-3 क्वेश्चंस में दी हुई है, उन सब क्वेश्चंस को एक साथ स्टडी करेंगे। ऐसे करके हम पूरा चैप्टर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए 3 बोलता है हिंद लीवर कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो, इसके लिए एक नया प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द न्यू प्रोडक्ट लाइन विल इन्वॉल्व कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 lakhs एट टाइम 0। मतलब आज की डेट में, प्रेजेंट में आपको इस पे ईयर 0 पे आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड 10 lakhs इन ईयर 1। और ईयर 1 में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 10 lakhs का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं कैश आउटफ्लो की बात करूं तो क्या क्या कैश आउटफ्लो है, ईयर 0 में अपना कैश आउटफ्लो होगा कितना, 7 lakhs का, 7 lakhs का कैश आउटफ्लो इन ईयर 0। और ईयर 1 में आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है 10 lakhs का। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बोलता है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन बोलता है आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोस ऑफ 2,50,000 आर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2। बोल रहा है आप जो नया प्रोडक्ट लेके आओगे ना, आपको ईयर 1 से कैश फ्लोज आना स्टार्ट नहीं होंगे। कैश फ्लोज कौन से ईयर से आना स्टार्ट होंगे, आपको ईयर 2 से। ईयर 2 में कैश फ्लो कितने आएंगे, 2,50,000, ईयर 3 में 3 lakhs के, और ईयर 4 में 3,50,000 के, एंड 4 lakhs ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रू आउट ईयर 10, है ना। तो आपको 10 साल का प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, 10 सालों तक हमें इसमें कैश फ्लो मिलते रहेंगे। बट स्टार्ट कहाँ से होंगे, ईयर 2 से। 2 में कितने आएंगे, 2,50,000, 3 में 3 lakhs आएंगे, और 4 में 3,50,000, और 5 से लेके 10 में कितने आएंगे, 4 lakhs के। Although the product line might be viable even after year 10, बोल रहा है 10 साल के बाद भी ये प्रोडक्ट चलेगा, but the company prefers to be conservative and end all calculations at that time। बट कंपनी इतना आगे की नहीं सोच रही है, कंपनी आज की डेट में इसका कैलकुलेशन 10 साल मान के ही करना चाहती है। सबसे पहला ये पूछ रहा है इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, कंप्यूट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इट एक्सेप्टेबल। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दे दिया है, 15% का। तो बेटा ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया, बस इसमें कैच सिर्फ इतना ही है। कैच मैं बता दूं सिर्फ इतना ही है कि आपको क्या करना है, ये जो कैश फ्लो आपका हो रहा है ना, नॉर्मली हम क्या करते थे, कैश फ्लोज ईयर 0 पे ही किया करते थे,
है ना, ईयर 0 पे ही किया करते थे। इस बार हम कैश फ्लो कहाँ कर रहे हैं, ईयर 1 में भी करने जा रहे हैं, ईयर 1 में भी कैश फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब बेटा आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा ईयर 1 के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ठीक है। फिर जो आएगा उसमें आप ऐड कर दोगे 7 लाख को, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगी। किसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है, सॉल्यूशन मैंने किया आपके लिए। ईयर 0 में आपका 7 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और ईयर 1 में आपके पास क्या है, 10 lakhs का है। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आया बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 15% पे करना है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 यहाँ पे किया तो आपका कितना आया, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 किया तो आपका आया 0.870। आपने निकाल लिया 8,70,000 और फिर 7 लाख और 8,70,000 को ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर आउटफ्लो। तो सबसे पहले आउटफ्लो निकाल लिया। अब तो है ही क्या, अब तो इनफ्लोज निकालने हैं और इनफ्लोज आपको पता है सेकंड ईयर से स्टार्ट होते हैं। तो मैं अपनी टेबल ही कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और कैश इनफ्लोज आपको पता है सेकंड ईयर में 2,50,000, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 3,50,000। सो यहाँ पे 2,50,000, 3 लाख, 3,50,000 और फिर 5 से लेके 10 में कितने, 4 लाख, ठीक है। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर आप निकाल लेना बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। अब ध्यान देना, आपको जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है वो सेकंड ईयर का लेना है, गलती से भी फर्स्ट ईयर का मत ले लेना, क्योंकि आपके कैश फ्लो सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कौन सा आएगा, सेकंड ईयर वाला आएगा। तो कैलसी लेना और वहां पे टाइप करो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू प्रेस करो, वापस इक्वल टू प्रेस करो, फिर जो आएगा वहां से आपको लिखते जाना है 10 सालों तक, ठीक है। तो 0.756, 0.658 ये सब आ जाएगा तो आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, लास्ट में अगर टोटल मार दोगे, यहाँ पे टोटल कर दोगे, तो अगर इस टोटल में से आप 15,70,000 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा, एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चंस आपको पूरे नहीं करके दिए, मैंने करके दिए, बट जो करने चाहिए वो मैंने करके दिए। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं क्या एनपीवी सॉल्व करके दूँ आपको, है ना, आप भी सॉल्व कर सकते हो एनपीवी। तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, कैश फ्लोज कैसे लिखना है, मेन क्रक्स मैं आपका लिख देता हूँ ताकि रिविजन के टाइम पे आपको हेल्पफुल हो ऐसे क्वेश्चंस करने में, ठीक है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे आपने एनपीवी कैलकुलेट कर लोगे और क्वेश्चन ने हमसे यही तो पूछा था, इसमें देख लेते हैं। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज 15%, कंप्यूट द एनपीवी, इज इट एक्सेप्टेबल। तो एनपीवी आपकी अगर पॉजिटिव आई तो एक्सेप्टेबल बोल देना और अगर नेगेटिव आई तो एक्सेप्टेबल मत बोलना। एनालाइज व्हाट वुड बी द केस इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वर 10%। बस हमें 15% की जगह इस बार डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लेना है, 10%। सेम कैलकुलेशंस है, बस आपको यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर आया था, जो हमने ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया था ना ये वाला, और यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम ले रहे हैं, ये सब किस पे लेना है बेटा, 10% पे लेना है। बाकी सेम कैलकुलेशन एज इट इज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में करी, ठीक है। थर्ड बोलता है कैलकुलेट इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। थर्ड देखो, थर्ड में हमें इसने बोला कैलकुलेट इट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर के क्वेश्चंस हमने किए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में, जब मैंने आईआरआर आपको बताया था। और आईआरआर में आपको पता है एक एनपीवी आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, एक एनपीवी आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, फिर एक फॉर्मूला आता है आईआरआर का, वो अगर पुट कर लोगे तो आपका आईआरआर कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं वापस से आपको यहाँ पे आईआरआर की कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूँ बेटा। आईआरआर बहुत सिंपल सा है और आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आपने देखो थर्ड में अगर मैं आपको लेके जाऊँ ना, इसके अंदर सॉल्यूशन अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, तो आपने 15% पे जो एनपीवी कैलकुलेट करी वो आपकी नेगेटिव आई और 10% पे जो एनपीवी कैलकुलेट करी वो आपकी पॉजिटिव आई। तो अलग से आपको कुछ अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना ये वाला और आपका आईआरआर का आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आईआरआर का ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देखो, डिटेल में आईआरआर पे क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आई होप आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फोर्थ एक और बच गया ना थर्ड में, तो फोर्थ में हमसे इसने पूछा है
कंप्यूट द प्रोजेक्ट्स पेबैक पीरियड। और पेबैक पीरियड आपको पता है, अगर आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं हो तो आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज करने पड़ते हैं, और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज करने पड़ेंगे तो हमारी टेबल भी आपको पता है कौन से ईयर से बनेगी, क्योंकि कैश फ्लोज सेकंड ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं तो सेकंड ईयर से ही आपकी क्या बनेगी, टेबल बनेगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डू नॉट कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमसे डिस्काउंटेड पेबैक नहीं पूछा है, इसने सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा है, पेबैक पीरियड। तो इसी का ही हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। तो क्यूमुलेटिव हम कैसे निकालेंगे, इसका और इसका टोटल किया यहाँ पे तो ये आया, इसका टोटल इसमें ऐड कर दिया तो ये आया, इसको इसमें ऐड कर दिया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया। ये इस तरीके से आपकी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो लास्ट में अब आपको क्या करना है, आपको अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आया था बेटा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब आपको पता है हम पेबैक पीरियड कर रहे हैं, पेबैक पीरियड, इसका मतलब हमें कोई भी डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करना है, कोई भी डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करना है। गलती से भी आप ये वाला 15,70,000 मत ले लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ फिगर्स में बात करनी है, कोई प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी है जब हम सिर्फ पेबैक पीरियड की बात करते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, एक बार हमने 7 lakhs डाला था, एक बार हमने 10 lakhs डाला था। कब डाला था कुछ कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो मेथड है वो आपका डिस्काउंटिंग को एकदम से, प्रेजेंट वैल्यू को एकदम से, टाइम वैल्यू को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आपका आउटफ्लो कितना आया, 17 lakhs। 17 lakhs एग्जैक्टली यहाँ पर इन द 6th ईयर आपका रिकवर हो गया है। तो बेटा इसका मतलब आपका पेबैक पीरियड भी कितना हो जाएगा, 6 years। पर सपोज बेटा अगर यहाँ पे 17 lakhs नहीं आता, सपोज यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था 17 lakhs वो नहीं आता, और यहाँ पे सपोज 20 lakhs रहता, ठीक है, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 17 lakhs यहाँ पे अगर 20 lakhs रहता तो कैसे कैलकुलेट करते, तो फिर कैसे होता, जैसे हमने पहले वो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें डिस्काउंटेड पेबैक याद है आपको, पहले 5 years तक हमने 13 lakhs कवर कर लिए, बाकी बाद में 20 lakhs आ रहे हैं, तो 5 से 6 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा 17 lakhs है, तो 5 प्लस हो जाएगा, 5 years प्लस, ठीक है। और इसके आगे हमें और कितने चाहिए, और चाहिए बेटा 17 lakhs माइनस 13 lakhs, 4 lakhs और रिकवर करने हैं। और 5th ईयर में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5th ईयर में हमने कमाए कितने, 5th ईयर में हमने 13 लाख से 20 लाख तक गए तो कमाए कितने, 7 lakhs। तो 7 लाख में से 4 lakhs और रिकवर करने हैं। तो यहाँ पे आपका क्या सिचुएशन हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा 5 years प्लस 4 lakhs डिवाइडेड बाई 7 lakhs। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आता है 5.57 years, ठीक है। दिस इज योर आंसर इन केस अगर ये 20 lakhs होता तो। बाकी हमारा आंसर कितना है, 6 lakhs इन दिस केस, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एकदम इजी सा सम था, सब कुछ दिया हुआ था, बस ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन का, कैच सिर्फ इतना था कि कैश इनफ्लोज जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेकेंड ईयर से चालू करने हैं, और फर्स्ट ईयर में जो 10 lakhs का, फर्स्ट ईयर के एंड में जो 10 lakhs का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये सब जो कैच है ना आप क्वेश्चन के साइड में कहीं लिख लिया करो, तो रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद के क्वेश्चंस बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में है और बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक और बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बेटा एनपीवी के रिगार्डिंग, ठीक है। एनपीवी के रिगार्डिंग आप देखोगे कई क्वेश्चंस में हम जीरो का कॉलम बनाते हैं, कई क्वेश्चन में हम आउटफ्लो को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने आज जो क्वेश्चंस किया उसमें हमने आउटफ्लोज अलग कैलकुलेट किया, इनफ्लोज अलग कैलकुलेट किया, फिर जाके लास्ट में हमने इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया था। पर मॉड्यूल में देख रहे हो कि जीरो का कॉलम भी है और आउटफ्लोज और इनफ्लोज में से माइनस वही कॉलम में ही कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके जो आउटफ्लोज है वो फर्स्ट ईयर में आप 1 लाख का आउटफ्लो करते हो और सॉरी 0th ईयर पे आप 1 लाख का आउटफ्लो करते हो और फर्स्ट ईयर में 20,000 का आउटफ्लो है, ठीक है। और इनफ्लो की अगर बात करूँ तो हर साल आप कितने कितने कमाते हो, हर साल आप कमाने जा रहे हो 50-50 हज़ार, कितने कितने कमाने जा रहे हो। ईयर 1 पे आप कमाते हो 50 हज़ार, ईयर 2 पे आप कमाते हो 50 हज़ार, ईयर 3 पे आप कमाते हो 50 हज़ार और ईयर 4 पे भी आप कमाते हो 50 हज़ार, ठीक है। तो ये आपके इनफ्लोज है, ये आपका आउटफ्लो है, ठीक है। अब ध्यान देना एनपीवी के क्वेश्चंस को 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आप क्या कर लो, टेबल में सिर्फ और सिर्फ 1, 2,
3 और 4, ये 4 कॉलम बनाओ और सबके सामने आप क्या लिख दो, 50-50 हज़ार का अमाउंट लिख दो। सबके सामने 50-50 हज़ार का अमाउंट लिख दो और इसका आप डिस्काउंटिंग कर लो, तो आपके पास लास्ट में क्या कैलकुलेट हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो और इनफ्लो वाली प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो का माइनस कर दोगे तो आपका एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, ठीक है, जो जिसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट ईयर में हो रहा था, इसी बेसिस पे किया था। पर उस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी करा जा सकता था बेटा। कैसे करा जा सकता था, हम कॉलम क्या बनाते, 0 1 2 3 4, क्या बनाते, 0 1 2 3 और 4, ये कॉलम बनाते हैं। सिर्फ उसी क्वेश्चन को नहीं, एनपीवी के किसी भी क्वेश्चन को 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक तो ये जो मैंने आपको बताया, दूसरा हम अब कॉलम बना रहे हैं इतना, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले नेगेटिव में 1 लाख लिखते हैं, क्योंकि 1 लाख हमारी जेब से जा रहे हैं। सेकेंड ईयर में आ तो 50,000 रहे हैं हमारे पास, पर जा भी तो रहे हैं 20,000, सॉरी 0th ईयर पे 1 लाख जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आ तो 50,000 रहे हैं, पर जा कितने रहे हैं, 20,000। तो अल्टीमेटली हम फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना लिखेंगे, 30,000 का, ठीक है। और उसके बाद में सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में भी 50,000। और इनका डायरेक्टली आप क्या कर लो, इनका डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डिस्काउंटिंग फैक्टर की हेल्प से, फिर वो जो आंसर आपके पास आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एनपीवी के क्वेश्चन को 2 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 1 2 3 ही कवर किए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके बताना, और अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाते हैं, तो वहां पे जाके आप ले सकते हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले पार्ट्स के नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। और बेटा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।